हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे वन शॉट लेक्चर में, जो कि बेस्ड है मॉड्यूल नंबर 1, दैट इज फॉर पुणे इट इज रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस एंड फॉर मुंबई इट इज फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। दोनों ही सेम सब्जेक्ट है, बस उसमें दोस्तों फर्क क्या आ जाता है मॉड्यूल के नाम का, बट आपको कंसेप्ट सेम लगाना है दोस्तों। तो मॉड्यूल में जो टॉपिक्स है वो आपके स्क्रीन के सामने मैंने लिख के रख दिए हैं, जो भी टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, such as force, line of action, transmissibility, moment, resultant, method of resolution, जो कि obviously resultant का पार्ट है, बट आपके लिए हम इसको स्पेशल लेंगे क्योंकि इस चैप्टर में आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे उसका रिजल्टेंट कंसिडर करना है। क्या करना है आपको, सिर्फ रिजल्टेंट कंसिडर करना है, वो कितने डिस्टेंस पे आएगा वो कंसिडर करना है ये चैप्टर में। बाकी इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें हम मोशन कंसिडर नहीं करने जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है तो उसके अंदर मोशन भी आएगा, बट यहाँ इस चैप्टर में हमें वो कंसिडर नहीं करना है। ये चैप्टर हमें क्या सिखाना चाहता है कि अगर कोई भी फोर्स लग रहा है तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा, क्या दोस्तों उसका इफेक्ट किस तरह आएगा। तो ये चैप्टर हमें वो सारे कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन एंड ट्रांसमिसिबिलिटी। अब फोर्स क्या होता है दोस्तों, ऑब्वियसली दबाव जो हम डालते हैं, है ना, हम डालें, कोई और बॉडी किसी और बॉडी पे डाले, कहीं पर भी फोर्स लगे तो फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। एंड इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन, कि जब फोर्स लगाया तो बॉडी जो m मास की थी उस पर कितना एक्सेलरेशन आता है। एंड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोर्स कहां लगता है दोस्तों, फोर्स किसी पॉइंट पे लगता है ना। मान लो ये मेरा रिजिड बार है, ये यहां पे मेरा रिजिड बार आ गया दोस्तों, यहां पे मैंने फोर्स कुछ इस तरह लगाया, ठीक है। तो जिस जगह मैंने फोर्स लगाया है यानी कि ये मेरा पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहां पे फोर्स लग रहा है ना। उस पॉइंट से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं ये फोर्स को कोइंसाइड करते हुए, तो ये हो जाएगा मेरा लाइन ऑफ एक्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों, लाइन ऑफ एक्शन, कि फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है यानी कि स्ट्रेट इस तरह लगे जा रहा है। एंड ये सब जो कंसेप्ट है उसका इंपॉर्टेंट लुकआउट क्या निकल के आता है, ये जो फोर्स है ये यहां से अगर मैं इसको ऐसे आगे लेकर जाऊं उसके लाइन ऑफ एक्शन पे, तो पूरी जगह वो सेम इफेक्ट ही देगा दोस्तों। क्या, वो पूरा का पूरा सेम इफेक्ट ही देने वाला है। अगर यहाँ पर भी मैं ये वाला बार यहाँ शिफ्ट कर दूं तो और इसको यहाँ पे लेके चली जाऊं लाइक दिस, मान लो मैंने एक और बार बनाया जो यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये इधर जो ये फोर्स की वजह से जो इधर इफेक्ट पड़ रहा है सेम फोर्स का इफेक्ट यहाँ पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट हो गया कि फोर्स होता क्या है। यहां पर हम डीप में नहीं जाएंगे, यहाँ पे आपको वन शॉट है, इसके लिए फटाक से कंसेप्ट, फटाक से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब ये कंसेप्ट का चैप्टर में यूज कहां आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दे दो दोस्तों, यस, लाइन ऑफ एक्शन जहां यूज होगा वो रहेगा कुछ एक्सिस के ऊपर। अब ये एक्सिस क्या होता है दोस्तों, एक्सिस आर हॉरिजेंटल लाइन यानी कि तुम्हारा एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन यानी कि तुम्हारा वाई एक्सिस, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस। अगर मेरा फोर्स कुछ इस तरह है तो इसको बोलेंगे ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है। ये किस डायरेक्शन में दोस्तों, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, ठीक है। अभी मुझे ये फोर्स को उठा के नेगेटिव एक्स पे लाना है, तो मैं कैसे करूंगी, सिंपल, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है ना, तो मैं उसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दूंगी, हो गया, नेगेटिव एक्स पे आ गया ये। एंड इसका ये मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो इफेक्ट वो यहाँ दे रहा था वही इफेक्ट वो यहाँ भी देगा। बस आपको इतना ही कंसेप्ट याद रखना है। अगर मैंने इसको इस तरह बना दिया, ये वाला फोर्स कहाँ है दोस्तों, ना ही ये पॉजिटिव एक्स पे है ना ही ये नेगेटिव एक्स पे है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में है दोस्तों,
थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। अगर मुझे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाना है तो मैं कैसे करूंगी, इसको इस तरह शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है कि हम लाइन ऑफ एक्शन पर फोर्सेस को शिफ्ट करेंगे तो वो सेम इफेक्ट देगा। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट, है ना दोस्तों। नाउ आप सबको एक चीज जो याद रखनी है, दैट इज क्वाड्रेंट सिस्टम। पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से जो बनता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से जो बनता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई से जो बनता है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंड नेगेटिव वाई और पॉजिटिव एक्स से जो बनता है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। ओके दोस्तों, तो ये 4 क्वाड्रेंट सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यूज करना होगा इसको। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर फोर्स को इस तरह दिया है, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि या तो मैं ये फोर्स को सेकेंड क्वाड्रेंट में रख सकती हूँ, और एल्स मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में रख सकती हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी ये फोर्स को इस तरह हम कभी नहीं यूज करते। हमें अगर न्यूमेरिकल में फोर्स को यूज करना है तो हमें हमेशा मेक श्योर करना होगा कि हमारा फोर्स या तो वर्टिकल रहे या तो हॉरिजेंटल रहे। हम कभी भी इंक्लाइंड फोर्सेस, व्हाट आर इंक्लाइंड फोर्सेस, जो ना ही हॉरिजेंटल होते ना ही वर्टिकल होते, किसी एंगल पे वो टिके हुए होते हैं। क्या होता है दोस्तों इंक्लाइंड फोर्सेस, ना ही वर्टिकल ना ही हॉरिजेंटल, किसी एंगल पे टिके हुए होते, तो उनको बोला जाता है इंक्लाइंड फोर्सेस। तो हमें इंक्लाइंड फोर्सेस को क्या करना रहता है, रिजॉल्व। क्या करना रहता है दोस्तों, रिजॉल्व। किसमें, वर्टिकल फोर्स और हॉरिजेंटल में। ओके दोस्तों, तो ये फोर्सेस का जो कंसेप्ट है हमें न्यूमेरिकल में लगेगा वो मैंने आपके बोर्ड में लिख दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आप मेरे साथ नोट्स भी बना रहे हो एज यूजुअल, क्योंकि आपको तो याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो दिस इज डन। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया कि फोर्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, ट्रांसमिसिबिलिटी एंड ये एक्सेस वाला पार्ट। एंड दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, और हम हमेशा न्यूमेरिकल में कौन से फोर्स की एक्सपेक्टेशन करते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। वी डोंट एक्सपेक्ट इंक्लाइंड फोर्सेस इन सॉल्यूशंस। ओके, सो दिस इज डन, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट इज नथिंग बट जो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट होगा फोर्स लगने की वजह से। क्या दोस्तों, जो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट होगा फोर्स लगने की वजह से उसको बोला जाता है मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब ये बॉटल कंसिडर कर लीजिए, यहां से एक फोर्स लग रहा है एंड यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो क्या ये रोटेट होगा, दोनों नीचे से फोर्स लग रहे हैं, तो क्या ये रोटेट होगा, नहीं, ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यहां से एक फोर्स लग रहा है और यहां से, तो ये दोनों जब फोर्स लगेंगे तो बॉटल कहीं ना कहीं रोटेट होगा, है ना। अभी ये दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो अलग अलग रोटेशन दिखाएगा, और अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया और यहाँ पे फोर्स लगाया तो रोटेट होगा नहीं, ये वहीं टिका हुआ है बॉटल, राइट। तो यही सब कंसेप्ट आ जाता है हमारे मोमेंट में। मोमेंट क्या होता है दोस्तों, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जो हम मोमेंट निकालते हैं वो किसी पॉइंट के अक्रॉस होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था ना पॉइंट क्या होता है, वैसे ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा फंक्शन अलग हो जाता है, मोमेंट अक्रॉस पॉइंट। अभी यहाँ पे कंसिडर करो, मान लो मैंने एक नोटबुक ले रखी है, ठीक है, ये नोटबुक है। अब यहाँ से मेरी एक फ्रेंड फोर्स लगा रही है, यहाँ से मेरी एक फ्रेंड लगा रही है, यहाँ से मेरी एक फ्रेंड लगा रही है, और यहाँ से मेरी एक फ्रेंड लगा रही है, ठीक है। अब यहाँ से ये चारों ही फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, F1 F2 मान लो, F1 F2 F3 F4, और मुझे इसका क्या निकालना है दोस्तों, मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है, मोमेंट। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले पॉइंट्स बना दूंगी जहां जहां फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने पॉइंट्स बनाने के बाद जो आपका सेकेंड स्टेप है, आपको कोई भी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। मान लो मैंने मोमेंट एट ए निकाला, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट से कितना मोमेंट, तो मुझे क्या निकालना है दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो सारे फोर्सेस पे लग रहे हैं। अभी अगर मैं ए पॉइंट कंसिडर करूँ तो इधर जो फोर्स होगा उसको मुझे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ
अगर मैंने ये पॉइंट कंसिडर किया तो यहाँ का फोर्स कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बाकी जो फोर्सेस है उनको कंसिडर करना होगा। बाकी फोर्सेस को किस तरह कंसिडर करेंगे, इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है एंड ये पॉइंट तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंस्ट्रक्ट करो दोस्तों। क्या कंस्ट्रक्ट करना है आपको, ऐसे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी F3 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैसे कंसिडर करेंगे हम, F3 कितना दूर है, ऐसे थोड़ी करेंगे हम कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंस्ट्रक्ट, है ना। तो हमें क्या करना होगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज करना होगा। हम क्या कंसिडर करेंगे, ये जो F3 फोर्स है, यहाँ पे जो F3 फोर्स है हमारा दोस्तों, उसको मैं आगे शिफ्ट कर दूंगी, ठीक है, यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। तो यहाँ शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा इसका परपेंडिकुलर फोर्स। देखो ये डिस्टेंस हमेशा फोर्स को परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो दूरी है वो पॉइंट से जो दूरी होगी, जो भी मुझे ये D कंसिडर करना है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स को, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हमारा F3 का बात हो गया। नाउ कमिंग टू F4। F4 में भी हमें क्या करना है दोस्तों, F4 से जो दूरी होगी A की, वो परपेंडिकुलर वाली कंसिडर करनी है। किसकी कंसिडर करनी है दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा कंसिडर करना है। तो किसी भी पॉइंट से अगर हमें फोर्स का प्रोडक्ट लेना है तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसिडर करके उसके प्रोडक्ट्स लेने होंगे। सो दिस इज नथिंग बट हमारा MP। अब एक चीज ध्यान में रखना है दोस्तों, जो मोमेंट होता है वो दो तरीके का होता है, एक क्लॉकवाइज, मतलब हमारी घड़ी की सुई के हिसाब से, वो किस तरह रहेगा दोस्तों, क्लॉकवाइज इस तरह, है ना, हमारी घड़ी की सुई ऐसे 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 चलती है, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। ओके तो यहाँ पे ये दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं प्रोडक्ट निकाल लूँ तो वो फोर्स, ये दोनों क्या है, ये जो फोर्स है ना वो बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये सिर्फ कंसेप्ट बताता है, ठीक है। ये जो मोमेंट है आपको सिर्फ ये चीज पता रहनी चाहिए कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, वो पॉइंट से क्या लेना है दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। फोर्स और डिस्टेंस हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इतना याद रखो। आप कोई भी डिस्टेंस ऐसे नहीं ले सकते, आपको हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है फोर्स तक। एंड ये लेने के बाद इसका मेजर यूज होता है हमारे वैरिग्नन थ्योरम में। कहाँ यूज होता है दोस्तों, हमारे वैरिग्नन थ्योरम में। ओके नाउ प्रोसीडिंग टू हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिजल्टेंट। तो फटाफट इसको इरेज कर लेते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। ओके आई होप आप स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो कंसेप्ट का, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। एक मिनट दोस्तों। ओके तो अब रिजल्टेंट की बात कर ले। व्हाट इज रिजल्टेंट दोस्तों, अभी जो मैंने वहां पे बॉडी बनाई थी, जो रेक्टेंगल बनाया था, हमारी जो रेक्टेंगुलर नोटबुक है, वहां पे हमारे जो फ्रेंड्स फोर्स लगा रहे थे, है ना, तो ये अलग अलग जो फोर्स लग रहे है ना, तो उसका कंबाइंड इफेक्ट, उसका टोटल इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या होगा, उसको रिजल्टेंट बोला जाता है। ये इफेक्ट, ये जो जितने भी फोर्सेस लगे उसका कंबाइंड इफेक्ट हमारी बॉडी पर क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रिजल्टेंट, राइट। अब ये F1 F2, और रिजल्टेंट निकालने के लिए ऐसे ही नहीं आप निकाल सकते हो कि ये वर्टिकल है तो F1 प्लस F2 कर देते हैं, F4 और F5 ऐड कर देते हैं, नहीं। इसके लिए हमने दो ब्रॉड मेथड सीखे हैं। वो दो ब्रॉड मेथड कौन से दोस्तों, सबसे पहला आ जाता है आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ आ जाता है ना। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है दोस्तों, कि अगर किसी भी बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे, क्या दोस्तों, किसी भी बॉडी पर अगर सिर्फ दो फोर्सेस लग रहे, मान लो इस तरह लग रहा है, एक फोर्स कुछ इस तरह लग रहा है, एक फोर्स कुछ इस तरह लग रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट क्या दोस्तों, कंबाइंड इफेक्ट, जिसे हम रिजल्टेंट कहते हैं। एंड रिजल्टेंट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्सेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, मोस्टली यहाँ पर हमारे F1 से, राइट। F1 ले लो, F ले लो फिलहाल।
तो यहाँ पे अगर फोर्स यानी कि यहाँ पे F1 फोर्स यानी कि यहाँ पे F2 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, एंड दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल बन रहा है, मान लो अल्फा एंगल बन रहा है, दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल बन रहा है दोस्तों, अल्फा एंगल बन रहा है, तो आपको पता लगाना है कि ये जो फोर्स लग रहा है उसका कंबाइंड इफेक्ट यानी कि उसका रिजल्टेंट कैसे आएगा। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए बहुत स्पेशल फॉर्मूला है, सिंपल है, सॉर्टेड है। क्या है वो फॉर्मूला? रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो इट इज F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos अल्फा। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos अल्फा। एंड जो इसका रिजल्टेंट आता है वो कहाँ आएगा? बीच में कहीं आएगा, जो ये दोनों वेक्टर है उसके बीच में कहीं फॉर्म होगा। तो अभी हम रिजल्टेंट को पिंक कलर से दिखा देते हैं, ये। एंड ये जो रिजल्टेंट है ना दोस्तों, ये किसी एंगल पे फॉर्म होगा। क्या दोस्तों? ये किसी एंगल पे फॉर्म होगा। तो अगर मैं मान रही हूं कि ये जो एंगल है वो F2 के साथ फॉर्म हो रहा है, क्या दोस्तों? अगर एंगल F2 के साथ फॉर्म हो रहा है तो आपका जो एंगल निकालने का फॉर्मूला है दैट इज डायरेक्शन, डिस्टेंस तो आप निकाल लोगे आर का कि आर कितना मैग्नीट्यूड के साथ लग रहा है, बट आपको अगर डायरेक्शन निकालना है कि किधर लग रहा है, वो किसके साथ लग रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आपका फॉर्मूला किस तरह हो जाएगा दोस्तों? थीटा, जो थीटा है ये वाला, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स। सबसे पहले आपको क्या लेना होगा? tan इनवर्स ब्रैकेट में जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है, यानी कि ये एंगल मैंने किसके साथ कंसिडर किया है? F2 के साथ कंसिडर किया है। ये R का एंगल F2 के साथ कंसिडर किया है, तो किसके साथ नहीं कंसिडर किया है? दैट इज F1। तो ऊपर आ जाएगा आपका F1, उसके साथ कौन सी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों? आपकी साइन अल्फा की वैल्यू डिवाइडेड बाय किसके साथ कंसिडर किया है यहाँ पे? F2 प्लस F1 cos अल्फा। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो आपको बताता है कि अगर दो फोर्स वेक्टर मेरे बॉडी पर लग रहे तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा एंड उसका जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा। ओके, सो दिस वाज द टोटल कंसेप्ट ऑफ रिजल्टेंट, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। अभी कौन सा कंसेप्ट हम शुरू करेंगे? दैट इज मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम मेथड ऑफ रिजोल्यूशन की तरफ। सो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन क्या है? ये भी दूसरा तरीका है रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का। इससे भी आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसके पहले आपको जानना होगा कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस। ये जो यहाँ पे टॉपिक है ना आपका कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस, उसका इधर कंसेप्ट आ जाता है। एक बहुत इजी तरीके से समझा दूंगी। सी, हम लोग न्यूमेरिकल में कौन से फोर्सेस कंसिडर करने वाले दोस्तों? या तो हम ऐसे वर्टिकल फोर्सेस कंसिडर करेंगे या तो हम ऐसे हॉरिजेंटल फोर्सेस कंसिडर करेंगे, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो बीम का क्वेश्चन आ गया, उस पे ना एक एंगल पे फोर्स लग रहा है। किस पे फोर्स लगता है दोस्तों? एक एंगल पे फोर्स लगता है। तो वो जो एंगल वाला फोर्स है उसको हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? रिजॉल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिजॉल्व। और वो किस में करना पड़ता है? या तो हॉरिजेंटल में करो और उसके साथ वर्टिकल में भी कर दो। तो ये रिजॉल्व करने के बाद आपको दो फोर्सेस मिलते हैं। अब वो दो फोर्सेस इस तरह लगेंगे वर्टिकल और इस तरह लगेंगे हॉरिजेंटल। कन्वीनियंस के लिए इतना याद रखो कि जिस पॉइंट पे आपका एंगल ऐसे दिखा रहा है, क्वेश्चन में से आपका वो एरो का जो एंगल है एंड ये वाला जो साइन है वो है, उसी डायरेक्शन में आपको वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल फोर्सेस रिजॉल्व करने हैं। एंड ये दोनों रिजॉल्व करने के बाद एक सिंपल सा स्टेटमेंट आ जाता है, दैट इज जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको आपको कॉस कंपोनेंट लेना है, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है उसको आपको साइन कंपोनेंट लेना है। तो इसको यहाँ पे ब्रॉड में दिखा देती हूँ मैं। ये आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट। आपका एंगल किस तरह आया दोस्तों? इस तरह फोर्स आके इस तरह एंगल आ गया, राइट। ये फोर्स है आपका F, तो यहाँ पे वर्टिकल कैसे हो जाएगा? y एक्सिस। अब वर्टिकल हमेशा कौन सा होता है हमारे एक्सिस में? y वाला कंसिडर करते हैं, तो Fy। और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है दैट इज योर साइन थीटा, ठीक है। हॉरिजेंटल में हम कौन सा एक्सिस कंसिडर करते हैं? Fx।
और जिसके साथ एंगल बनता है दैट इज योर कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह आप फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे। अगर आपका फोर्सेस ऐसे आ गया, मान लो ये जो बीम है, आपका बीम इस तरह एंड आपका फोर्स ऐसे जा रहा है, आपका फोर्स ऐसे जा रहा है, तो आप कैसे इसको रिजॉल्व करोगे? सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका एंगल है उसको कंसिडर कर लो, इस पॉइंट से फोर्स निकल रहा है, राइट? तो इस पॉइंट से आप वर्टिकल को भी निकाल दो, इस पॉइंट से आप हॉरिजेंटल को भी निकाल दो। तो ये अगर आपका एफ हो गया, एंड मान लो ये थीटा इस बार यहां पर नहीं लेते हम, ये थीटा को हम यहां ले लेते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह रिजॉल्व हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा वाई होता है, तो ये एफ वाई रहेगा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा एक्स के साथ रहता है, क्योंकि एक्स एक्सिस रहता है हॉरिजेंटल, तो ये एफ एक्स ही रहेगा। बट आपको इधर चेंज कहाँ आ जाता है कंसेप्ट में? एंगल। यहाँ पे एंगल किसके साथ बन रहा है? वर्टिकल के साथ, इसके लिए यहाँ कॉस कंपोनेंट आएगा। एंड यहाँ पे एंगल किसके साथ बन रहा है? हॉरिजेंटल के साथ, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन कंपोनेंट। ओके, आई होप आपको ये याद होगा कि हमने इसको किस तरह रिजॉल्व किया है। बाकी नहीं याद है तो भी आपको सिर्फ ये पार्ट देखकर समझ में आ जाएगा कि कोई भी फोर्सेस अगर एंगल पे लग रहे तो उनको रिजॉल्व किस तरह करना है। ये कुछ इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे आप प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी भी यूज कर सकते हो, दिखा देती हूँ एक। देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाले फोर्स की बात करती हूँ, तो इसको मैंने अगर ऐसे शिफ्ट किया, यहाँ पे जो भी एंगल था, तो ये वाला जो वर्टिकल फोर्स है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है, लाइन ऑफ एक्शन पे हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, एंड ये हॉरिजेंटल इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो उसके रिस्पेक्टिव एरोज भी आ जाएंगे उसके साथ। ओके, तो ये मैंने क्या किया, जो पहले फोर्स कंपोनेंट बनाया था उसको शिफ्ट कर दिया। अब आपको डाउट होगा कि ये वाला एंगल फिर किधर बनेगा, राइट? तो ये वाला एंगल यहां बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हॉरिजेंटल के साथ एंगल बन रहा था, तो यहाँ भी कंपल्सरीली आपको हॉरिजेंटल के साथ ही एंगल रखना है। एंड आपका ये जो एफ कॉस थीटा है वो इधर आ जाएगा, एफ साइन थीटा है वो इधर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका रेजोल्यूशन का पार्ट। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि ये कैसे मूव हुआ आगे, आपने एंगल किस तरह कंसिडर किया, हॉरिजेंटल के साथ क्या कंसिडर करना है, वर्टिकल के साथ क्या कंसिडर करना है। तो इसको बोला जाता है दोस्तों रेजोल्यूशन। तो आप, आई होप आपको कभी भी कोई भी इंक्लाइंड एंगल दिया रहे तो आप उसको हॉरिजेंटल फोर्सेस एंड वर्टिकल फोर्सेस में इजीली रिजॉल्व कर सको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसका स्टेप्स लिखते हैं, जो हमने हमारे न्यूमेरिकल के एक्चुअली सॉल्यूशन में भी लिखा था हमेशा। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते दोस्तों? एनालाइज एंड रिजॉल्व द फोर्सेस। दूसरा, हॉरिजेंटल फोर्सेस को हम किस में रिजॉल्व कर लेते दोस्तों? एफ एक्स में, है ना? तो जो दूसरा स्टेप है उसमें आप जब हॉरिजेंटल फोर्सेस को एफ एक्स में रिजॉल्व करोगे तो आपको निकालना है उसका समेशन, यानी कि सारे हॉरिजेंटल फोर्सेस का आपको पहले एडिशन करना होगा। थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा? वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन आ जाएगा। जितने भी वर्टिकल फोर्सेस आप निकालोगे ऑब्वियसली वो वाई एक्सिस के इस पर रहेगा, तो उसका आपको क्या करना है? एडिशन करना है। देन थर्ड स्टेप होने के बाद आपको क्या करना है? फोर्थ स्टेप, दैट इज फोर्थ स्टेप, जो कि आपको डायरेक्ट आपका रिजल्टेंट दे देगा। अब रिजल्टेंट किस तरह आएगा यहाँ पे? दैट इज जो भी आपको एफ एक्स का एडिशन मिला है उसका स्क्वायर, प्लस जो भी आपको एफ वाई का एडिशन मिला है उसका स्क्वायर, और फिर उसका रूट ले लेना है। बट आप सबको तो पता ही कि जो फोर्स है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर एक फिक्स कर लो, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो भी पॉजिटिव एक्स की तरफ है उसको पॉजिटिव ले लो, जो भी नेगेटिव एक्स की तरफ है उसको नेगेटिव ले लो। सिमिलरली वाई के लिए भी जो भी पॉजिटिव वाई की तरफ है उसको पॉजिटिव ले लो, एंड जो भी नेगेटिव वाई की तरफ है उसको नेगेटिव ले लो। तो जब आप फोर्सेस को ऐड करोगे तो जो भी इस डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव एक्स की तरफ है उसको प्लस लिखो। फॉर एग्जाम्पल +4 किलो न्यूटन, तो आपको +4 लेना है। अगर नेगेटिव की तरफ 3 आ रहा है तो -3 लेना है। आप, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि रिजल्टेंट किस तरह लेना है। एंड पैरेललोग्राम में जैसे हमने थीटा निकाला वैसे यहाँ पर भी थीटा निकालना है, बट उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों? थीटा इक्वल टू
tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स। सिंपल, जो भी आपको एफ वाई एफ एक्स का एडिशन समेशन आया उसका आपको रेशियो लेना है, उसका tan इनवर्स करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिजल्टेंट किस तरह निकालना है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस, एनालाइजिंग कैसे करनी है। तो ये जो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन है ये आपको सारे फोर्स सिस्टम, अभी तो हमने नहीं पढ़ा, आई होप हम इसको कवर करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में। तो जो भी ये मेथड है, ये जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, आप उसको लिख लो। एंड ये जो भी स्टेप है ये सारे कोप्लेनार हो जाए, पैरेलल हो जाए, जनरल फोर्स सिस्टम हो जाए, उसमें यूज होगा। ओके, सो ये स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हमारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे, जान लेते हैं कि हमारे पास कितने फोर्स के सिस्टम प्रेजेंट है ना। लेट्स प्रोसीड दोस्तों। तो ब्रॉडली ये डिवाइडेड है कोप्लेनार एंड नॉन कोप्लेनार। बहुत सारे डिविजन है बट हमारा जो फोकस है वो यही चैप्टर पे है ना, तो यही चैप्टर पे टिके रहते हैं। कोप्लेनार एंड नॉन कोप्लेनार। कोप्लेनार क्या होता है, सारे फोर्सेस जो है वो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। एंड नॉन आई गेस उल्टा, वेट, कोप्लेनार क्या होता है, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। नॉन कोप्लेनार क्या होता है, एक प्लेन पे लाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब कोप्लेनार जब एक ही प्लेन पे, जैसे कि ये मेरा बोर्ड है तो इस पे मैं बहुत सारे फोर्सेस ऐसे लगा रही हूँ, यानी कि सारे एक ही प्लेन पे, लेकिन अगर मैंने एक फोर्स यहाँ लगाया, एक फोर्स में जमीन पे लगा रही हूँ, तो क्या ये एक प्लेन पे है, नहीं, ये नॉन कोप्लेनार के एग्जाम्पल है, अलग अलग प्लेन पे है, राइट। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आ जाता है। लेट्स प्रोसीड टू सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस में हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम होते हैं। ओके, सो हमारा बोर्ड रेडी है, फटाफट सिस्टम ऑफ फोर्सेस लिख देते हैं, जिसको हमने क्लासिफाई किया है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे दो आ जाते हैं, एक कोप्लेनार हो जाता है दोस्तों और एक नॉन कोप्लेनार हो जाता है। नॉन कोप्लेनार हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं इसमें, हम सिर्फ क्या कंसिडर करने वाले हैं दोस्तों, हमारा कोप्लेनार सिस्टम। तो कोप्लेनार में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे। सेकेंड हो जाता है हमारा कंकरेंट। कंकरेंट यानी कि एक ही पॉइंट पे, ये क्या होता है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन, इनका सारा लाइन ऑफ एक्शन सेम रहता है। कॉन्करेंट में क्या सेम रहता है दोस्तों, पॉइंट ऑफ एक्शन। फिर आ जाता है आपका पैरेलल। पैरेलल में सारे फोर्सेस एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, ऐसे 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 होंगे ये सारे फोर्सेस। कंकरेंट में सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगते हैं, या तो एक ही पॉइंट पे लगते हैं या तो एक ही पॉइंट से निकलते हैं, इस तरह। कोलिनियर में वो एक ही लाइन में होंगे, किसी बॉडी पे मान लो या ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दोनों साइड से फोर्स लग रहा है। देन पैरेलल होने के बाद हमारा आ जाता है जनरल सिस्टम। जनरल में क्या होता है, ये सारे फोर्सेस इंक्लूडेड होते हैं, प्लस इसमें कपल आ जाता है कि अगर इस तरह लग रहा है, इस तरह लग रहा है, आपके दो तरह के कपल इसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो जाता है दोस्तों। तो इसको डिटेल में नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आपको सिर्फ टाइप्स याद रखने हैं, डिटेल में आपको क्या करना है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक, तो ये जो सारे फोर्स सिस्टम है, यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ फोर्सेस है जो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज वैरिग्नन थ्योरम। क्यों इंट्रोड्यूस होता है, सिंपल है, आपने ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाला, जो भी हमारे स्टेप्स थे, ये स्टेप का यूज करके आपने रिजल्टेंट निकाला, राइट। तो जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो वो किसी पॉइंट से कितनी दूरी पर लग रहा है, किसी पॉइंट से वो कितनी दूरी पर लग रहा है, ये निकालने के लिए हमें जो हेल्प करता है वो है वैरिग्नन थ्योरम। ये वैरिग्नन थ्योरम बहुत इजी है। क्या कहते हैं वैरिग्नन थ्योरम, पहले वो जान लेते हैं। अभी मान लो यहाँ पे मेरी एक बॉडी है कुछ इस शेप की, रैंडम शेप ले लेते हैं। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, एंड चलो यहाँ पे भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये चारों तरफ इसके फोर्स लग रहे हैं। अब वैरिग्नन थ्योरम किस तरह रिजॉल्व करना है, एक फिक्स पॉइंट कंसिडर कर लो। क्या कंसिडर करना है दोस्तों, एक फिक्स पॉइंट कंसिडर कर लो। सबसे पहली बात, मान लो मुझे निकालना है कि ए पॉइंट से ये जो बाकी फोर्सेस जितनी दूरी पर लग रहे हैं उसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ आएगा। सिंपल,
ये जितने भी फोर्सेस यहाँ लग रहे हैं उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है, जो रिजल्टेंट है, वो कहाँ पर आएगा, कितनी दूरी पर आएगा। तो इसके लिए आपको यूज करना रहता है आपका मोमेंट का कंसेप्ट। क्या कहता है बैरिग्नन थ्योरम कि जो भी रिजल्टेंट का मोमेंट होगा वो इक्वल होगा बाकी सारे फोर्सेस के मोमेंट को। जितने भी फोर्सेस हैं यहाँ पे, इसको F1 ले ले, इसको F2, इसको F3, इसको F4, ठीक है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो ये पॉइंट से ये फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ इस तरह रहेगा। अभी यहाँ से यहाँ अगर मैं कनेक्ट करती हूँ या फिर यहाँ से यहाँ भी कनेक्ट करती हूँ तो भी ये परपेंडिकुलर लाइन बन ही नहीं रहा है। तो आपको क्या करना रहता है, सिंपल, या तो इसको आप रिजॉल्व कर दो वर्टिकल या हॉरिजेंटल में, एंड देन इसका आप वर्टिकल फोर्स से या हॉरिजेंटल फोर्स से डिस्टेंस ले लो। तो अगर मैं इसको वर्टिकल में रिजॉल्व कर दूं थोड़ा, एंड ये हॉरिजेंटल में रिजॉल्व कर दूं, तो ये हॉरिजेंटल वाले को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, उसके लाइन ऑफ एक्शन पे इसे एक्सटेंड कर दिया, एंड ये मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। अब आप टेंशन में मत आना, क्योंकि आपको ऐसा कोई भी नॉर्मल बॉडी नहीं आने वाला। आपको बार आएगा, आपको एक बीम आएगा या बार आएगा, आपको एक पॉइंट फोर्सेस रहने वाले हैं, बस इतना ही रहने वाला। आपको इस चैप्टर में ऐसे रैंडम शेप्स नहीं आने वाले। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट कौन सा है। तो यहाँ से तो ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग गया है ना। यहाँ से देखें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगेगा नहीं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा, देन ये ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगेगा। ओके, तो ये कंसेप्ट है। यहाँ पे आपने सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले, इसको D1 बोल दो। ये जो यहाँ पे F3 पे लग रहा है उसको D3 बोल देते हैं, ये जो F2 पे लग रहा है उसको D2 बोल देते हैं, और ये जो F4 पे लग रहा है उसको D4 बोल देते हैं। सिंपल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, जब आप एडिशन करोगे सारे फोर्सेस के मोमेंट का, जब आप एडिशन करोगे सारे फोर्सेस के मोमेंट का, आपको कंसिडर करना है डायरेक्शन, दैट इज क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तो प्रोसीड करते हैं सबसे पहले F1। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये F1 बॉडी को किस तरह घुमाएगा, ये जो F1 फोर्स है बॉडी को किस तरह रोटेट करेगा, ये क्या ये क्लॉकवाइज करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये पता लगाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, ये जो एरो का डायरेक्शन है उधर से आप एक सर्कल बनाने की कोशिश करो और देखो वो सर्कल कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये सर्कल कौन से डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों, किस तरह घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसके लिए आपको ये हो जाएगा, ये वाला टर्म किस तरह हो जाएगा, प्लस, क्योंकि आपका F1 क्लॉकवाइज घुमा रहा है, F1 इंटू डिस्टेंस कितना है दोस्तों, D1। आपको हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है इस पे। ठीक है, कमिंग टू F2। F2 का कौन सा फोर्स लिया मैंने, ये F2 ये वाला। अब इसको भी आप नीचे की तरफ ले, क्योंकि ये बॉडी का जो ये वाला मेन फोर्स था, हमने भले ही कंपोनेंट कंसिडर किया बट आप मेन फोर्स से उसका सर्कल बनाओ। तो ये फोर्स कुछ इंक्लाइंड है, मतलब कुछ नीचे की तरफ है, तो यहां से नीचे की तरफ सर्कल बनेगा। एंड जब ये नीचे की तरफ सर्कल बना तो अपने आप आपको क्लिक हो जाएगा कि ये जो बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो ये F2 इंटू डी। देन कमिंग टू दिस F3। F3 इंक्लाइंड है बट हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसिडर किया क्योंकि वो इजीली बन गया। तो ये F3 से सर्कल बनाओ, किस तरह बन रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, राइट। तो इसके लिए हो जाएगा आपका नेगेटिव। डिस्टेंस को नाम दे देते हैं F3 D3। ओके, अब लास्ट वाला जो फोर्स बचा दैट इज आपका F4। F4 से सर्कल बनाओ, ये किस तरह बॉडी को रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, अब आप सबके मन में डाउट होगा कि स्टार्टिंग में हमने क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसिडर किया था, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर किया था, और यहाँ पे उल्टा क्यों कर दिया। अब दोस्तों साइन कन्वेंशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जब आप किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करो तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेना है। बस इतना ही साइन कन्वेंशन में आपको याद रखना है। ये फिक्स करके मत रखो कि क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। आप सिर्फ ये फिक्स करके रखो कि डायरेक्शन है, अगर वो पॉजिटिव मैंने क्लॉकवाइज को दिया है तो नेगेटिव मैं एंटी क्लॉकवाइज को दूंगी। अगर सिमिलरली ये डायरेक्शन को मैं चेंज कर दूं, यानी कि मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन क्लॉकवाइज को दे दूं और पॉजिटिव साइन एंटी क्लॉकवाइज को दे दूं, तो यहाँ पे किस तरह बन जाएगा, जब आप ये बैरिंगटन थ्योरम लिखोगे ना तब आपको साइन कन्वेंशन दिखाना जरूरी है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन का दिखाओ क्योंकि ऑटोमेटिकली सामने वाला डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, राइट। तो अगर मैंने क्लॉकवाइज को यहाँ नेगेटिव ले लिया
तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव यहाँ है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। तो ये तो हो गया LHS साइड। अब RHS में आपको क्या लिखना है, जो RHS में आपको ये फॉर्मूला से जो रिजल्टेंट मिलेगा आपको, जो ये R की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है वो वैल्यू यहां पर आ जाएगी, एंड R का भी तो कोई ना कोई डिस्टेंस होगा ना। मान लो ये सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो यहां आ रहा है, ये इस तरह आ रहा है ना। तो ये जो R का डिस्टेंस रहेगा dr वो भी आपको कंसिडर करना है इंटू dr। अब R का भी आपको साइन कन्वेंशन लेना होगा। ये जो R है यहां से अगर मैं सर्कल बनाऊं तो ये किस तरह जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट वाले में हमने एंटी क्लॉकवाइज क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रखा है तो नेगेटिव आ जाएगा। एंड सेकेंड वाले में हमने एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले रखा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस R इंटू dr। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि किस तरह आपको डायरेक्शन कंसिडर करना है, फोर्सेस का डायरेक्शन किस तरह आने वाला है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। सिर्फ और एक बार एक कंसेप्ट को रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, अगर कोई भी बॉडी है वहां पे आपने यहाँ से फोर्स कंसिडर किया है, ठीक है, और ये बॉडी का एंगल कुछ इस तरह जा रहा है, ये बॉडी पे एक फोर्स लग रही है जो इस तरह लग रही है, इंक्लाइंड है, ना ही वो हॉरिजेंटल है ना ही वो वर्टिकल है। तो वैरिग्नन क्या कहता है, हमें लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर। तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर बनाने जाओ तो वो नहीं बनेगा, वो थोड़ा ऑप्ट्यूज चला जाएगा, एंगल 90 से बड़ा आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, स्टेप वाइज जाएंगे। सबसे पहले ये फोर्स को हॉरिजेंटली और वर्टिकली रिजॉल्व कर दो। क्या करना है आपको दोस्तों, फोर्स को हॉरिजेंटली मतलब Fx एंड वर्टिकली Fy, इसको रिजॉल्व कर दो। देन रिजॉल्व करने के बाद ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो इस तरह है ना। देन इसको हम थोड़ा सा पीछे कंसिडर करेंगे, आप वहां ड्रॉ करने नहीं जाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दैट इज ट्रांसमिसिबिलिटी, कि जो आपका फोर्स है वो वही लाइन पे पीछे या आगे हो सकता है। तो यहाँ कंसिडर कर लिया, एंड यहाँ से आपने हॉरिजेंटल डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, आपने यहाँ से क्या कर लिया, इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस ले लिया। तो ये Fx हॉरिजेंटल, अब ये मान लो एंगल इसका हॉरिजेंटल के साथ बन रहा था तो ये आपका cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो Fx cos थीटा इंटू d, तो आपका मोमेंट क्या आएगा, मोमेंट अक्रॉस A Fx cos थीटा इंटू d, क्योंकि यहाँ पे आपका फोर्स कौन सा है, हॉरिजेंटल फोर्स Fx cos थीटा। अब आप बोलोगे डायरेक्शन में कैसे कंसिडर करें इसको। डायरेक्शन में कंसिडर करने के लिए सिंपल, आप इसका कंपोनेंट नहीं कंसिडर करोगे, आप इसका ओरिजिनल फोर्स कंसिडर करोगे, जो ओरिजिनल यहाँ पे लग रहा है F, एंड देखना है कि F किधर इंक्लाइंड है, नीचे की तरफ है, यानी कि इसका सर्कल नीचे की तरफ से जाएगा, एंड इस तरह वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। किस डायरेक्शन में घूम रहा है दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो आई होप आपको ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो चुका है। आपकी मर्जी, आप एक फोर्स, एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले रहे तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लो, एंड उसी हिसाब से आगे प्रोसीड करो। यहाँ पे आपको रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन कंसिडर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड दिस वन सेम, जो कंसेप्ट यहाँ पे लगा है वही कंसेप्ट आपको रिजल्टेंट में भी कंसिडर करना है। एंड यहाँ पे तो आपको सॉल्यूशन आ जाएगा ये पूरा, यहाँ पे आपको R ऑलरेडी पता है ना। तो जब ये सारा आंसर आ जाएगा देन आपको क्या करना है, ये dr निकालने के लिए ये सारा जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय आपका R आ जाएगा, सिंपल। तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा कि वो कितने डिस्टेंस पे। एंड ये डिस्टेंस मिलने से आपको दो कंसेप्ट याद रखना है कि अगर आपको डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, क्या दोस्तों आपको डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, तो आपने जो अज्यूम किया है कि आपका रिजल्टेंट इस साइड है वो गलत है, आपका रिजल्टेंट ऑपोजिट साइड आ जाएगा। बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको काफी ज्यादा क्लियर आइडिया आ जाएगा, इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें न्यूमेरिकल भी हम फटाफट प्रोसीड करेंगे, ओके। तो दोस्तों आगे जाने से पहले हम जान लेते हैं कि न्यूमेरिकल के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल यहाँ पे 3 है। जब आपको पूछा जाएगा कि आपको R और थीटा ये दोनों कैलकुलेट करना है, तो R किससे आएगा, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ Fx का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ Fy का स्क्वायर। थीटा ऑब्वियसली tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ Fx अपॉन समेशन ऑफ Fy। दूसरा टाइप क्या है, जब आपका R दिया रहेगा आपको कैलकुलेट करने हैं बाकी के फोर्सेस,
ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बाकी के फोर्सेस कैलकुलेट करने रहेंगे। थर्ड टाइप क्या रहेगा, आपको डिस्टेंस निकालना है, किसका, रिजल्टेंट का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसमें हम बैरिंगटन थ्योरम यूज कर लेंगे। तो ये सिर्फ सिंपल टाइप ऑफ है, न्यूमेरिकल होंगे जो आपको रिजोल्यूशन, आपको समझ में आना चाहिए कि रिजोल्यूशन करते हैं तो किस तरह करते हैं। ओके दोस्तों, लेट्स प्रोसीड। तो दोस्तों उसी के साथ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। न्यूमेरिकल कहता क्या है, पहले वो जान लेते हैं। तो न्यूमेरिकल कहता है 3 कॉन्करेंट फोर्सेस P जो कि 150 न्यूटन है, Q जो कि 250 न्यूटन है एंड S जो कि 300 न्यूटन है, वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री पर बने हुए हैं। किस तरह बने हुए हैं, 120 डिग्री विथ ईच अदर। डिटरमाइन R एंड थीटा। आपको क्या डिटरमाइन करना है दोस्तों, R और थीटा, जो हमारा फर्स्ट टाइप है न्यूमेरिकल का, राइट। तो ये तीनों के बीच में 120 है, यानी कि अगर मेरा P यहाँ है, मान लो दोस्तों P मैं ऐसे बना रही हूँ, तो मैं 120 की दूरी पे हमारा Q बना देती हूँ और यहाँ फिर से 120 की दूरी पे हमारा R बना देती हूँ, सॉरी S नॉट R, क्योंकि R हमारा रिजल्टेंट होने वाला है, इसलिए यहाँ पे R को यूज नहीं किया, क्योंकि हम हमारा रिजल्टेंट R से बनाते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना आपका फर्स्ट मोटिव होना चाहिए। दूसरा, हमारा स्टेप क्या कहता है दोस्तों, एनालाइज एंड रिजॉल्व द फोर्सेस। अब एनालाइज करो, ये क्या करना है दोस्तों, अब आपको फोर्सेस को एनालाइज करना है। अब आप सब देख सकते हो ये जो तीनों फोर्स है उसमें से कौन से फोर्स हॉरिजेंटल है, तो सिर्फ और सिर्फ ये P वाला हॉरिजेंटल है। क्या Q हॉरिजेंटल है, नहीं, इसके बीच में तो 120 का एंगल बन रहा है ना, Q के बीच में 120 का एंगल बन रहा है, और वैसे ही S भी है, उसके बीच में भी एंगल बन रहा है, इसलिए हम उसको हॉरिजेंटल नहीं कंसिडर कर सकते। इसलिए हमारा फर्स्ट काम हो जाएगा, हमें इसको रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व किस तरह हो जाएगा दोस्तों, सिंपल, ये Q एक एंगल पे है तो इसके साथ एक सीधा फोर्स बना दो। आप यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इजी पड़ता है। और यहाँ पे अभी ये एंगल कितना रहेगा, हॉरिजेंटल के साथ ये एंगल कितना बनाएगा, ये भी तो हमें कैलकुलेट करना रहेगा, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर ये मेरा कुछ ऐसे सिस्टम है और यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री के लिए लाइंस बना दूं दोस्तों, किसके लिए, यहाँ पे मैं ऐसे y एक्सिस पास करूं और यहाँ पे मेरी x एक्सिस पास हो, तो ये पूरा अगर 120 है, ये पूरा 120 है, तो ये इतना 90 हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 90 हो जाएगा, राइट। व्हाइट कलर से लिख देती हूँ 90 और पिंक कलर से हम 120 लिख देते हैं। एंड तो ये इतना जो बचा वो कितना होगा, ये इतना, ये 30 हो जाएगा। फिर ये कितना होगा, ये आपका 60 हो जाएगा, है ना। इस तरह एंगल्स का डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट 120 था, तो इधर हमने 120, फिर 90 डिग्री का जैसे ही एक्सेस आ गया तो ये बचा हुआ कितना हो गया 30, एंड इस साइड ये 60। तो मेरा जो थीटा का वैल्यू है वो कितना है दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू 60। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, Q साइन थीटा, Q इसके साथ साइन लिया क्योंकि एंगल हॉरिजेंटल के साथ बन रहा है, इसके लिए हो जाएगा Q cos थीटा। सिंपल है दोस्तों, एंगल पहचानना आ गया आप सभी को, इसी तरह जाना है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू हमारा S के साथ भी यही कंसेप्ट है, ये जैसे ऊपर है वैसे का वैसे पूरा नीचे में आने वाला है ना। तो ये एंगल कितना होगा, ये इतना 60 है, तो ये वाला कितना होगा दोस्तों, ऑब्वियसली ये भी 60 हो जाएगा, है ना, ये भी 60 हो जाएगा। ये आपका x एक्सिस है हॉरिजेंटल, ये आपका y एक्सिस है जो वर्टिकल होता है, और ये हमने 60 एंगल बना लिया। तो यहाँ पे ये किस तरह रिजॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल के साथ वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा S cos थीटा एंड ये हो जाएगा S sin थीटा, है ना। जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ हम साइन लेते हैं, जिसके साथ सॉरी कॉस लेते हैं, जिसके साथ एंगल नहीं बनता है, जैसे कि यहाँ एंगल किसके साथ बन रहा है, हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल को कॉस दिया, वर्टिकल के साथ बनता तो हम वर्टिकल को कॉस देते। ठीक है, आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया हो बुक में, इसको इरेज कर देते हैं फटाक से। ओके, और इसी तरह प्रोसीड करते हैं। अभी आप मुझे एक बात बताओ, आपको S की वैल्यू पता है कितनी है, 300 है ना, एंड थीटा कितना है 60, तो ये S क्या हो जाएगा, 300 cos 60, ये क्या हो जाएगा 300 sin 60। ये क्यूब वाला क्या हो जाएगा, क्यूब कितना है आपका 250, तो ये 250
Q का मतलब 250 cos 60। ये क्या, ये दोनों के बीच में कौन सा साइन है दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। ये इधर कितना हो जाएगा 250 sin 60। ओके दोस्तों, तो ये आप सबको डन है कि हम लोग ने ये सारे एंगल्स वगैरह किस तरह कैलकुलेट किए, सारा रिजोल्यूशन। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप क्या कहता था, एनालाइज एंड रिजोल्व। तो हमने एनालाइज और रिजोल्व यहाँ पे इस तरह कर लिया है। दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, समेशन ऑफ एफ एक्स। अभी ये समेशन ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी एक्स डायरेक्शन की तरफ है उसको पॉजिटिव ले लो। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ कौन है, हमारा पी है। पी कितना है दोस्तों आपका 150 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 150। पहले इक्वल टू लगा दें क्योंकि ये इक्वल टू आएगा ना इधर, 150। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका प्लस 2, और कौन कौन से हॉरिजेंटल है फोर्सेस, ये वाला हॉरिजेंटल फोर्स है ना, ये 150 प्लस 250 cos 60 एंड प्लस 300 cos 60। बट क्या मैं इसको प्लस प्लस लिखूंगी दोस्तों, नहीं। क्यों प्लस प्लस नहीं लिख सकती, क्योंकि यहाँ पे हमने कंसिडर किया जो भी इस डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव है। तो ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऑपोजिट डायरेक्शन अगर ये वाला पॉजिटिव तो ऑब्वियसली ऑपोजिट वाला हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमें माइनस साइन कैंसिल लाना होगा, पॉजिटिव साइन को कैंसिल करना होगा। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाता है दोस्तों, ये सब सॉल्व करने के बाद 125 माइनस 125 न्यूटन, राइट। समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लिया। आप थर्ड स्टेप, ये तो सेकेंड था, थर्ड स्टेप पे जाते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई। यहाँ पे जो भी ऊपर की तरफ है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अब ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्सेस है दोस्तों, सिर्फ ये 250 और ये 300 साइन 60, राइट। तो यहाँ पे प्लस कौन सा साइन रहेगा, प्लस रहेगा 250 साइन 60 माइनस 300 साइन 60, है ना। ये एक माइनस में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको जब आप कैलसी में सॉल्व करो तो आपको आंसर आ जाएगा माइनस 43.3 न्यूटन। अब यहाँ पे दोस्तों ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन है मेरे फोर्स का वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन अगर मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो मुझे क्या करना होगा, ये प्लस 125 न्यूटन होगा, इसका डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा। जैसे ही मैंने साइन चेंज किया वैसे डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी ये ऊपर की तरफ है, कहाँ है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ है। इसको अगर मुझे नेगेटिव साइन हटाना है तो मैं नेगेटिव साइन हटा के पॉजिटिव लिखूंगी एंड डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओके, ये स्टेप हो गया आपका। नेक्स्ट स्टेप है आपका रिजल्टेंट निकालना। रिजल्टेंट निकालना इज वेरी इजी, समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। आप ये दोनों वैल्यू इसके अंदर डालो। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा, 125 का स्क्वायर 43.3 का स्क्वायर। ये दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 132.29। ठीक है, ये जैसे का तैसा वैल्यू उठा के कैलकुलेट कर सकते हो। देन आप थीटा निकाल सकते हो। थीटा कैसे आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पे दोस्तों को डाउट था तो मैं इसको कैलसी में करके बता देती हूँ आप सबके लिए, ताकि आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे कैलकुलेटर खोल देती हूँ मैं स्क्रीन पर। हमें कैलकुलेटर में क्या डालना है दोस्तों, tan इनवर्स डालना है, ब्रैकेट ओपन करके समेशन ऑफ एफ वाई कितना है आपका 43.3 और एफ एक्स कितना है आपका 125। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा आपका। अब इसमें कैलसी में चलो, tan इनवर्स येलो कलर में है तो tan इनवर्स को एक्टिवेट करने के लिए शिफ्ट एक्टिवेट करो, क्योंकि शिफ्ट येलो कलर में, शिफ्ट एक्टिवेट हो जाते तो यहाँ पे ऐसे सिंबल आता है, शिफ्ट एक्टिवेट tan इनवर्स आ गया। अब आपको अपॉन लेना है, तो अपॉन के लिए देखो दोस्तों ये वाला बटन है, तो इस पे क्लिक कर दो, अपॉन में आ जाएगा। अभी अपॉन में आने के बाद आपको पुट करना है 43.3 डिवाइडेड बाय 125। कितना है दोस्तों, यहाँ पे चेक कर लो, 43.3 डिवाइड बाय 125। तो इसका हम ब्रैकेट क्लोज कर दो, आंसर आ जाता है आपको 19.5
19.10, यानी कि आपका थीटा का आंसर ये डिग्री में है। थीटा डायरेक्टली आपको होता है 19.1 डिग्री। क्या चाहते हैं दोस्तों? 19.1 डिग्री। अब आपको इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। किस में रिप्रेजेंट करना है दोस्तों? डायग्राम। बहुत ध्यान देना, इजी है। समेशन ऑफ एफ एक्स किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव एक्स। समेशन ऑफ एफ वाई किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव वाई। तो यहीं से आप नेगेटिव ले लो, तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा दोस्तों? अगर ये आपका एक्स वाला पार्ट है, आपका वाई वाला पार्ट है, तो आपका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। कहाँ आएगा दोस्तों? इस डायरेक्शन में। आप समेशन ऑफ एफ वाई यहां भी बना सकते हो, या तो आप समेशन ऑफ एफ वाई यहां भी ले सकते हो। तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। एंड ये कितने एंगल से झुका हुआ रहेगा दोस्तों? ये झुका हुआ रहेगा 19.1 एंगल से। एंड ये आर रहेगा आपका, ये जो ऐसे डायगनली आया है ना, ये आपका आर रहेगा, दैट इज 132.29 न्यूटन। ये हम कैसे निकाला है दोस्तों? हमने ये वाला सॉल्यूशन कैसे करा है? ये होता है हमारा ट्रायंगल लॉ। सिंपल है दोस्तों, आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। समेशन ऑफ एफ एक्स ऐसे ले लो, और एफ एक्स जहां खत्म हो रहा है वहीं से एफ वाई शुरू कर दो, एंड देन एफ एक्स का ये जो टेल है उसको एफ वाई के हेड से ज्वाइन कर दो, तो आपको आपका रिजल्टेंट मिल जाएगा। एंड ये बीच में जो गैप रहेगा रिजल्टेंट और एक्स के, वही यहाँ पे लिखा रहता है, दैट इज 19.1। ओके, तो ये रहा कंप्लीट डायग्राम। हमने रिजल्टेंट भी बना दिया है ये पूरे फोर्स सिस्टम का, कि पूरा फोर्स सिस्टम जितना फोर्सेस लग रहा है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। फिलहाल मोशन नहीं कंसिडर कर रहे, बट इफेक्ट देख रहे कि कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड हमने रिजल्टेंट का वैल्यू भी निकाल के रखा है यहाँ पे। हमारा रिजल्टेंट का वैल्यू जो है दैट इज 132.29 एंड थीटा इज 19.1 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल। चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल की तरफ। तो सेकेंड टाइप आपके सामने ये रहा। सेकेंड टाइप में क्या था? हमें रिजल्टेंट दिया हुआ है, हमें निकालना है अननोन फोर्सेस। तो वैसे ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, सिंपल। फोर्स R इक्वल टू 25 हैज कंपोनेंट एफ ए, एफ बी एंड एफ सी। ऐसे तीन कंपोनेंट यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने दिए गए जो अननोन है, शोन इन फिगर। इफ एफ सी इक्वल टू 20 न्यूटन फाइंड एफ ए एंड एफ बी। अगर एफ सी 20 न्यूटन है तो एफ ए और एफ बी आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है दोस्तों? ऑब्वियसली रिजोल्यूशन। तो फटाफट रिजोल्यूशन कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात ये 60 है, तो ये R का रिजोल्यूशन तो हो जाएगा। R दो हिस्सों में बट जाएगा। R क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, R क्या हो जाएगा आपका? आर एक्स आर वाई। आर वाई के साथ रहेगा साइन थीटा, आर एक्स के साथ रहेगा कॉस थीटा, है ना। ये एफ सी 20 न्यूटन वाला हो जाएगा। किस तरह ये रिजॉल्व होगा दोस्तों? इस तरह। अब सबसे मेजर टास्क है आपको एंगल कैलकुलेट करना है कि ये कितने एंगल से बेंडेड है, ठीक है। वो भी करेंगे, डोंट वरी। देन ये आपका एफ बी का वारी आ जाएगा, ठीक है। ये एफ बी कितने एंगल पे रहेगा? तो सिंपल है, सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि एफ ए और एफ बी के बीच में टोटल एंगल कितना है। तो एफ ए और एफ बी के बीच में जो टोटल एंगल है वो है 60 + 40, दैट इज इक्वल टू 100, है ना। ये 100 का एंगल होगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस घुसा दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस घुसा दिया, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो आपका 90 हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा इतना। तो फिर दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये वाला एंगल कितना होगा? ये 90 हो जाएगा, तो आपका ये वाला एंगल कितना होगा? तो सिंपल है, 100 में से पूरा 90 माइनस कर दो। ये पूरा जब 100 है तो उसमें से अगर आपको ये निकालना है, इतना सा निकालना है, तो आपको ये 90 माइनस करना होगा। जैसे आप 90 माइनस करते हो, ये आपको इतना मिल जाएगा, दैट इज 10 डिग्री, है ना। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 डिग्री यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों? ये आपका 10 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ बी cos 10, क्योंकि ये इसके साथ वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है। और ये कितना हो जाएगा? एफ बी sin 10, ओके। एफ बी cos 10 और वो क्या हो जाएगा आपका? एफ बी
साइन 10। तो चलो एक का तो एंगल निकाले, अब बारी आती है इसका एंगल कैसे निकालेंगे। सिंपल है दोस्तों, घबराने की कोई बात ही नहीं है, सारा का सारा सॉर्टेड तरीके से आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक FC आ रहा है, क्या आ रहा है, FC, जो कि है 20 न्यूटन, बट वो जो ये एंगल है ना, क्या दोस्तों, वो जो कंप्लीट रिजल्टेंट है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट के साथ ऐसे कंप्लीट 160 डिग्री बना रहा है। क्या बोला मैंने दोस्तों, वो रिजल्टेंट के साथ कंप्लीट 160 डिग्री बना रहा है। तो चलो 160 डिग्री में से ये 40 वाला माइनस कर देते, क्योंकि ये पूरा 40 है ना, ये पूरा 40 है। देखो ना मेन डायग्राम में रिजल्टेंट और FB के बीच में 40 है, तो 160, ये जो पूरा 160 है उसमें से 40 माइनस कर देते। अब ये कितना हो गया, ये तो हो गया आपका 120, ये वाला पार्ट हो गया आपका 120, है ना। अब 120 होने के बाद आप सबको पता है कि हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। आगे का प्रोसीजर कैसे होगा, अगर ये पूरा 120 है, ये पूरा 10 है, तो इसमें से ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 80, एंड ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है। 120 होने की वजह से ये ऊपर का हो जाएगा आपका 80 और नीचे का हो जाएगा आपका 40, तो यानी कि आपको ये एंगल कितना मिल गया दोस्तों यहाँ पे 40। तो इस तरह ये बाकी की चीजें कैसे हो जाएंगी, हॉरिजेंटल के साथ बन रहा है इसके लिए 20 cos 40, वर्टिकल के साथ ये इसलिए 20 sin 40। ओके, सो दिस इज द होल कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसका स्क्रीनशॉट मार के आप ले सकते हो, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। ओके, लेट्स प्रोसीड। हमारा जो नॉर्मल स्टेप है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइजिंग, जो स्टेप 1 था एनालाइज और रिजॉल्व डन है। नाउ स्टेप 2, समेशन ऑफ fx। अभी समेशन ऑफ fx हम लोग निकालते हैं, क्यों, वो इक्वल रहता है हमारे rx को, जो r का x डायरेक्शन में है ना, तो समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू r रहता है हमारा, ठीक है। इतना याद रखना दोस्तों, समेशन ऑफ fx इक्वल टू हमारा r रहता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, सिंपल। अभी आप लोग दीदी ऐसा क्यों, क्योंकि जो रिजल्टेंट होता है वो समेशन ऑफ fx के x वाले कंपोनेंट को इक्वल होता है, एंड जो रिजल्टेंट होता है वो समेशन ऑफ y के y वाले कंपोनेंट को इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप समेशन ऑफ fx निकाल लो। कैसे निकालना है, x डायरेक्शन में चेक करो, इस डायरेक्शन में जो भी है, जो भी इस डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लो, यानी कि प्लस x में जो भी है, देन ये हो जाएगा fa। देन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, और x डायरेक्शन में rx वाला नहीं लेना है, यहाँ पे rx नहीं लेना है, सिर्फ आपको नॉर्मल फोर्सेस लेने। rx आप कहाँ लिखोगे, जो भी इस साइड है, राइट। ये 20 cos 40 माइनस 20 cos 40, फिर ये FB sin 10 इक्वल टू rx। अब rx क्या है आपका, rx इज 25 cos थीटा, एंड थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 60, तो जाएगा 25 cos 60, क्योंकि आपका rx कितना है 25, थीटा कितना है 60, राइट। अब इसको ये इस तरह ही रहने दो। नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड टू कैलकुलेट दिस थिंग। इसको अब कैलकुलेट करते हैं। fy वाई डायरेक्शन में कौन कौन है, FB cos 10। दोस्तों डायरेक्शन याद रखना, जो भी ऊपर की तरफ है उसको आप पॉजिटिव लोगे। देन और क्या है दोस्तों, 20 sin 40 है, लेकिन वो नेगेटिव लेना है। और कौन सी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे, 25 sin 60, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, ये सारी चीजें इक्वल टू के उस साइड आएंगी, क्यों, क्योंकि ये RY वाला टर्म आना चाहिए। RY क्या है आपका, R इज 25 sin 60, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, FB का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे है देखो, FB यहाँ पे है, बाकी सब वहां शिफ्ट कर दो। 25 sin 60, ये यहाँ पे माइनस कर रहा है, उस साइड जाएगा तो ये क्या करेगा, ऐड करेगा 20 sin 40, और ये cos 10 इधर ही रहने दो फिलहाल के लिए। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, 25 sin 60 एंड 20 cos 40। 25 sin 60 ब्रैकेट क्लोज
प्लस 20 साइन 40, 34.50 आ जाता है। ठीक है, अब ये हो गया एफ बी कॉस 10। अभी आपको सिर्फ एफ बी चाहिए, तो ये कॉस 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, है ना। तो ये कैसे आ जाएगा दोस्तों, $35.032, है ना, 35.032 न्यूटन। तो आपका एफ बी का वैल्यू आ चुका है 35.03 न्यूटन। अब आपको जब एफ बी आ जाएगा तो आप क्या एफ ए निकाल सकते हो, सिंपल है। ये जो एफ ए है इसको, ये वाली इक्वेशन को 1 नंबर दे दो, पुट एफ बी इक्वल टू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 किस तरह बन जाएगा दोस्तों, आपका एफ ए एक साइड रहेगा -20 cos 40 माइनस 35.032 साइन 10 और इक्वल टू 25 cos 60। अब जैसे का तैसा उठाकर दोस्तों किस में पुट करोगे, कैल्सी में। कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बस एफ ए को आप क्या ले लोगे, कैल्सी में एफ ए को एक्स कंसिडर करो, क्योंकि अननोन है। कैल्सी में अगर आपको कोई भी अननोन निकालना है तो उसका प्रोसेस देखो कैसे रहता है, सिंपल है। क्लियर कर दो सम, एसी क्लियर। अल्फा को एक्टिवेट करो क्योंकि आपको एन चाहिए, तो अल्फा को एक्टिवेट किया, एक्स चाहिए, सॉरी एक्स मिल गया आपको, जो कि अननोन आपको निकालना है। देन माइनस साइन, माइनस के आगे क्या क्या है, 20 cos 40, तो 20 cos 40 ब्रैकेट क्लोज। देन क्या है 35.032 साइन 10 माइनस 35.032 साइन 10, पूरा बराबर लिखा, एक बार चेक कर लो। देन 25 cos 60 इक्वल टू 25 cos 60। ठीक है, ये आपने पुटिंग कर दी। अब आपको कैलकुलेट करना है, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू। तो जब आप शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू दबाओगे तब आपको एफ ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपको देखो एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आना मतलब आपको एफ ए की ही वैल्यू आई है। तो एफ ए की वैल्यू कितनी आ गई थी दोस्तों, 33.9 न्यूटन। ठीक है, तो ये रहा आपका सम, इस तरह में सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, ये वन शॉट लेक्चर काफी पसंद आया हो। अगर आपको और न्यूमेरिकल्स चाहिए कि सिर्फ न्यूमेरिकल पे ही लेक्चर होना चाहिए, तो आज कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट कर दो, ताकि हम सिर्फ न्यूमेरिकल पे ही लेक्चर्स अपलोड कर दे। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और जितने हो सकते उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। गुड बाय, टेक केयर।